हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों को आदर्श कर्म क्लासेस में। और आज देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी टेस्ट नंबर 69 देखेंगे। पिछले क्लास में टेस्ट नंबर 68 देखे थे, तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा और बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है। मतलब ये जो लिटमस जो प्राप्त किया जाता है, इसकी प्राप्ति जो है किससे किया जाता है। तो आप लोग आंसर बने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक में पेटूनिया है, हाइड्रेंजिया है, लाइकेन है या जिरेनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बने क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है निम्न में से कौन एक तत्व नहीं है। तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? एक में कॉपर, बी में पानी, सी में ऑक्सीजन है और डी में हीलियम है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। दो का आंसर इनमें से कौन एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दो का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पानी या एक तत्व नहीं है, ये यौगिक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है 3 नंबर, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी। ए में हुमायूं है, बी में अकबर, सी में बाबर, डी में जहांगीर। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो हमीदा बानो बेगम, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका अकबर। हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की माँ थी। आंसर हो जाएगा 3 का बी, अकबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है इनमें से कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तांबा, जस्ता, लेड और एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा बात करें तो ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो है सर्वाधिक जो है एल्युमिनियम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4 का। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल। चलिए 5 नंबर सवाल बने, देखिए क्या कहता है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल कहता है कि अधिकांश सरीसृप में डैश एक होता है। तो अधिकांश सरीसृप में क्या होता है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बनाइए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? 5 का फटाफट आंसर कीजिए। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 कक्षीय हृदय। यानी अधिकांश सरीसृप में जो होता है 3 कक्षीय हृदय होता है। 5 का आंसर हो जाएगा बी, 3 कक्षीय हृदय। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश है। मतलब कि कहता है, क्वेश्चन करने का मतलब है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता है, या ठोस की आकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है। तो 6 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। 6 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है कि दो बल्ब बढ़ रहा है, जिसमें से एक दूसरे के तुलना में अधिक चमकता है। मतलब एक वो कम चमकता है और दूसरा जो है अधिक तीव्र से बढ़ रहा है, मतलब अधिक चमकता है। तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च हो जाएगा? तो जिस बल्ब का अधिक रोशनी देता है उसमें प्रतिरोध कम होता है, और जिसका प्रतिरोध अधिक होता है वह रोशनी अधिक नहीं देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिम बल्ब हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहने का मतलब कि ठोस से सीधे जो है बिना द्रव में बदले हुए गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वैसे पदार्थ ऊर्ध्वपातन जो है कहलाता है। जैसे आपका नेपथलीन ऊर्ध्वपातक है, कपूर भी ऊर्ध्वपातक है, अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। तो इसमें जो निर्मित जो छवि होगा वह कैसा होगा? तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसमें जो निर्मित कैसा होगा? तो जब उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रहते हैं तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10
10 नंबर सवाल कहता है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, 10 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यानी अमीबा में जो प्रजनन होता है वह द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। आंसर हो जाएगा 10 के यहाँ पर दी द्विखंडन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 11 नंबर सवाल कहता है कि डैश के अनुसार तत्व के गुणधर्म के उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। सवाल कहता है कि डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म के उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों को जो द्रव्यमान के आधार पर जो सजाने का काम जो किया गया था, यह मेंडलीव का आवर्त नियम हो जाएगा, क्योंकि मेंडलीव जो है तत्वों को जो है द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाए थे, जबकि आधुनिक जो है परमाणु संख्या पर है, जो मोस्टली का है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12 नंबर सवाल कहता है कि मूत्र में आरबीसीएस के उपस्थिति क्या कहलाती है। जब मूत्र में आरबीसीएस की उपस्थिति हो तो उसे क्या कहलाएगा। तो फटाफट इसका आंसर बनाइए, क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 का डी हीमेट्यूरिया हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा डी हीमेट्यूरिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल कहता है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ अवस्थित है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यह कहाँ स्थित है, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। आपका आंसर हो जाएगा 13 का सी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 14 नंबर। तो सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक करना और शेयर करना नहीं भूले। चलिए तो अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो वहाँ तक जरूर शेयर कर दे। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है 14 में कि टी शब्द का संबंध किस खेल से। फटाफट आप लोग आंसर बनाइए, क्या हो जाएगा 14 का। 14 नंबर सवाल कहता है कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है। ए में हॉकी, बी में पोलो, सी में गोल्फ और डी में है बैडमिंटन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोल्फ। टी शब्द का संबंध जो है किस खेल से है, गोल्फ से संबंधित है। टी शब्द गोल्फ से। आंसर हो जाएगा 14 का सी। नेक्स्ट बात देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कहता है कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश में डैश माना जाता है, यानी डैश को माना जाता है। तो तांत्रिक योगिनी का पंथ का मूल स्थान जो है डैश माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान। तो तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान जो है उत्तर प्रदेश को माना जाता है। 15 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर सवाल कहता है कि भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है, फटाफट आप लोग आंसर पहले कीजिए इसका। 16 का क्या हो जाएगा आंसर, भारत जो है किसका सदस्य नहीं है। तो भारत जो है G20 का भारत जो है सदस्य है। यहाँ पर सदस्य नहीं है से पूछा है। तो 16 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, UN का भी है, सार्स भी है। यहाँ पर बी हो जाएगा, G7 का भारत सदस्य नहीं है। 16 का आंसर हो जाएगा बीच। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर सवाल कहता है कि सल्तनत काल में खजीन पद का संबंध किससे था। सल्तनत जो कालीन व्यवस्था था उसमें एक पद था जिसका नाम था खजीन, और एक खजीन पद का संबंध किससे है। फटाफट आंसर कीजिए। कोषाध्यक्ष, बी में प्रधानमंत्री, सी में है महालेखाकार या डी में है धर्म विभाग का प्रमुख। तो सल्तनत काल में जो खजीन पद का जो संबंध था कोषाध्यक्ष से था। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर सवाल कहता है कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे, यानी सूफी लोग का जो रहने का जो निवास स्थान था उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में खनका है, मठ है, सी में दोनों है या डी में मुरीद। फटाफट आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो सूफी जिन आश्रमों में रहते थे उसे खनका और मठ दोनों के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर 18 का आंसर हो जाएगा सी, खनका और मठ दोनों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 19 नंबर सवाल कहता है कि भारत में अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र की स्थापना जो है कब किया गया था। तो फटाफट इसका आंसर बनाइए कि भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र जो है कब स्थापित किया था। तो इसका आंसर कब हो जाएगा,
ए में 1983 है, 1883 है, 1989 है या 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल कहता है 20 नंबर सवाल है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है। फटाफट। ए में कनाडा, बी में रूस है, सी में ब्राज़ील है और डी में है सेंट पीरे। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फटाफट आंसर बनाइए आप लोग। 20 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा कनाडा। उत्तरी अमेरिका का